हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे। अगले 40 मिनट तक दत्तचित्त होकर अध्ययन करें। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। सैटरडे को हमने PYQs किए थे और आपको उससे पैटर्न का पता लगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हमने वैदिक इरा से स्टार्ट करके और नालंदा तक्षशिला ये सारा कवर किया था। अब देखिए आगे किस तरह से ईयर बाय ईयर ये चीज़ें अपडेट होती जा रही है। तो हम अभी पढ़ रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। फ्राइडे को हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ ये कंटेंट था कि स्वतंत्रता के बाद क्या सिनेरियो रहा भारत में शिक्षा का। तो ये आपको सबको पता है, 6 से 14 वर्ष के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा ये सिफारिश हुई लागू, ये सुझाव है, अभी तक अभी लागू नहीं हुआ है। शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है? राष्ट्रीय आय जितनी है ना उसका 6%। और एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 10+2+3 वाली है। और भाषा की नीति मातृभाषा चलेगी और इंग्लिश क्या है, एक ब्रिज लैंग्वेज के रूप में कार्य करेगी। अब आगे बढ़ेंगे। टीचर ट्रेनिंग और स्टेटस। तो डाइट की स्थापना की गई, ठीक है। और SCERT और टीचर्स के ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए टीचर्स को प्रॉपर, किस तरह से वो क्लासेस को रन करें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इसकी स्थापना 1969। अब ये खास बात ध्यान रखेंगे कि शिक्षा किसका विषय है मेनली। देखिए 3 तरह की सूची होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जिसपे संघ जिस विषय पे कानून बनाए, जिसको रन करे, संघ के अधिकार क्षेत्र में है। जैसे बजट है तो संघ और राज्य दोनों में प्रस्तुत होता है तो वो संवर्ती हुआ। जैसे आर्मीज की कमांड है तो केवल संघ के पास है, सेंटर के पास ये राइट है। कोई भी स्टेट अपनी आर्मी अलग से नहीं रख सकती, पुलिस फोर्स रख सकती है बट आर्मी नहीं रख सकती। तो ये ध्यान रखेंगे कि शिक्षा पहले किसका विषय थी, राज्य सूची का। फिर स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन भी इंक्लूड हुई उसमें, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब शिक्षा को किसमें डाल दिया, समवर्ती सूची। अब मतलब केंद्र भी अलग से इस पे कोई भी अगर एक्शन लेना है, कोई कानून बनाना है तो अलग से केंद्र बना सकता है, राज्य अपने लेवल पे बना सकता है। 1978 में हायर एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा के विकास के लिए ढांचागत नीति, इसका उद्देश्य क्या था, गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो सुधरे, उसका विस्तार होना चाहिए। समन्वय मतलब बैलेंस होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1984 में शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान, मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग पे स्पेशल फोकस रखा गया। हायर एजुकेशन में टीचर क्वालिटी का सुधार देखा गया। 1986 में UGC के द्वारा क्या हुआ, महिला अध्ययन केंद्र खुले, सेल की शुरुआत हुई। फिर कमेटी ऑन हायर एजुकेशन, ये 85-87 की बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनार्दन रेड्डी समिति, ये नाम याद रखेंगे, सिनोनिम्स मैटर करते हैं। और NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, तो इसमें 6 to 14 ईयर्स ये सारी की सारी बातें, गर्ल्स, SC ST की शिक्षा पे विशेष ध्यान देना, इंडियन लैंग्वेजेस को आगे लेकर आना, वैल्यू एजुकेशन पे जोर देना, अंग्रेजी का जो इतना प्रचार हुआ था उसको कुछ कम करके रीजनल लैंग्वेजेस पे भी ध्यान देना। तो आज PG में, MA में होता है ना, रीजनल लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं, UGC नेट में भी शामिल की गई है। जैसे राजस्थानी भाषा है तो इसमें भी MA होता है, नेट होता है, इस तरह से। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात अगर हुई तो 1992 में
जो शिक्षा नीति आई थी, देखिए शिक्षा नीति आने का साल अलग होता है और उसके लागू होने का साल अलग होता है। ये अलग अलग पीवाईक्यू बनेंगे, इसमें ऐसा नहीं आपको 4 ऑप्शन दिखे और आप क्विकली उस पर टिक कर दो। जैसे अगर अभी सपोज रिसेंट जो चल रहा है जीके का क्वेश्चन, उस पे ये आ जाए कि यूजीसी अब मर्ज हो चुका है, तो ये कब मर्ज हुआ है। और एक आ सकता है कि ये प्रस्ताव कब रखा गया, तो नैप एनईपी 2020 में ये प्रस्ताव रखा गया था कि अब एक अम्ब्रेला के नीचे सारी चीजें आ जाएगी, अलग अलग सेंटर्स नहीं रहेंगे एजुकेशन के, तो यूजीसी को मर्ज किया जाएगा। तो ये प्रावधान तो नैप 2020 में हुआ, लेकिन इसको एप्लीकेशन इसकी अब हुई है 26 में। तो ईयर का ध्यान रखेंगे, ऐसे स्मार्टली क्वेश्चंस पूछता है एनटीए के कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स और नीचे के ऑप्शन देखते ही नहीं है, ए ऑप्शन देखे टिक लगा दिया, तो वो आपके लिए काफी रिस्की रहेगा, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, अब देखेंगे नैप के क्रियान्वयन की जहां बात आ रही है, तो कॉलेज एफिलिएशन के लिए गाइडेंस। भाई एफिलिएशन मान्यता दी जाती है ना, मान्यता मिलना वो मैटर करता है। और फिर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में सुधार करना, ठीक है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में फिर नेट सेट जेआरएफ की शुरुआत हुई कि जो नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है ना वो नेट है, जो स्टेट लेवल पे होता है वो सेट है, और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप पता ही है आपको जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इन कोर्सेज को क्या किया गया, रीडिजाइन, फिर से डिजाइन किया गया। स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम्स, स्टाफ का डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, ऐसी स्कीम्स आई। टीचर की परफॉर्मेंस जो है उसके भी अप्रेजल पे बात हुई। फिर ऑटोनॉमस कॉलेजेस बढ़े, यानी कॉलेजेस ज्यादा खुलने लगे, स्वायत्त होने लगे। फिर एससीएचई की स्थापना हुई। अब लेंगे इनकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, इसको बहुत ध्यान से कर लेना, एनयूईपीए और एनआईईपीए। तो एस्टेब्लिश हुआ ये 1962 में। पहले एशियन रीजनल सेंटर जो यूनेस्को के अंतर्गत था, ये 1979 में बना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 2006 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे मिल गया। अब आप देखेंगे एजुकेशन प्लानिंग, पॉलिसी रिसर्च और ट्रेनिंग, ये इसकी भूमिका में आएगा। फिर आएगा ज्ञानम कमेटी, तो ये हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई थी, उनकी ग्रोथ को पे कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण ही नहीं था, तो वो रखना ज़रूरी था। फिर नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन की सिफारिश की गई। फिर सैम पित्रोदा कमेटी, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये, 2007। तो एक अलग से आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सैम पित्रोदा। ये एक पर्सन है, एक व्यक्ति के नाम पे ही कमेटी कहलाई है। बेसिकली नाम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, लेकिन उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, इसलिए नाम रख दिया सैम पित्रोदा कमेटी। तो ये सिनोनिम्स भी पूछ लेते हैं, सैम पित्रोदा कमेटी का अन्य नाम क्या है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, या पूछ ले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अन्य नाम क्या है, तो सैम पित्रोदा कमेटी। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम है इसमें। रिसोर्स एलोकेशन फॉर क्वालिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रवेश का समर्थन, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी भी भारत में अब अपनी जो है स्टार्ट कर सकती है ब्रांचेस। कॉलेज का एफिलिएशन बर्डन अब कम किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज की संख्याएं बढ़ाई जाएगी, शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, सुगम हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। फिर केबी पवार कमेटी आई। अब ये निश्चित सी बात है कि केबी पवार नाम के पर्सन उसके अध्यक्ष थे, इसलिए कमेटी उन्हीं के नाम पे रखी गई। तो हायर एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आई। ठीक है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और पार्टनरशिप हो गई है, तो ट्रिपल पी ऐसे याद रखेंगे। तो ट्रिपल पी में 4 मॉडल्स का सुझाव दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी में सुधार किया गया। फिर यशपाल कमेटी की बात करें 2009 में, तो इसका विषय क्या था यशपाल कमेटी का, हायर एजुकेशन का पुनर्निर्माण होना चाहिए, मतलब रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट
लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब पढ़ते समय कोई बर्डन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को, वो सीखे पर कोई बर्डन ना हो। तो क्या सुझाव दिए गए? करिकुलम रिफॉर्म, मतलब करिकुलम में कुछ सुधार हो, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ओवर कमर्शियलाइजेशन की आलोचना की गई, मतलब बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन ना करें। तो स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा की बात हो तो ये प्लानिंग के आधार पे क्वालिटी और एक्सेस पे बहुत जोर दिया गया। ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस, संतुलन किया गया। अब जो आयोग बने ना, देखिए अलग अलग आयोग पढ़ रहे हो आप, सैम पित्रोदा आयोग, ज्ञान आयोग, है ना। तो इनकी जो नीतियां है ना, इन्होंने क्या किया, क्या इनका योगदान रहा, अगर ये पूछे कि हायर एजुकेशन को एक आधुनिक दिशा दी। भाई भारत में पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं थी, वो स्टार्ट हुई, बहुत ज्यादा होने लगी तो उसके कुछ नुकसान सामने आए, तो ठीक है उसके ऊपर एक चेक लगा। तो फॉरेन एफिलिएशन नहीं था तो वो मिलने लगा कि जरूरी नहीं हर स्टूडेंट विदेश जाके ही पढ़े, भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज हो जहाँ पे उच्च स्तर की शिक्षा आराम से मिले। तो ये जो आयोग बने, ये जो नीतियां इन्होंने बनाई, तो इन्होंने क्या डायरेक्शन दिया, हायर एजुकेशन को एक आधुनिक डायरेक्शन दिया, दिशा दी। अब इसी में शर्मा कमेटी का नाम आएगा। इसके चेयरपर्सन कौन है? भाई जिसके भी अध्यक्ष जिस नाम से होते हैं ना, उस कमेटी को वो नाम दे दिया जाता है। ओके, प्रोफेसर MM शर्मा इसके अध्यक्ष। मुख्य फोकस क्या था इनका? साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन का विकास, कि भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? रिसर्च ओरिएंटेड, यानी रिसर्च पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और उद्देश्य देखिए, इससे पहले तक रिसर्च के लिए कोई बजट नहीं था। ये जो JRF SRF में जो मिलता है स्टूडेंट्स को अमाउंट, पहले ऐसा कोई प्रावधान ज्यादा नहीं था, बहुत मीन्स कहें कि रेयर चीजें थी, बजट का एक बहुत कम पार्ट खर्च किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे कमिटीज आई, इन्होंने सुझाव दिए कि भारत में अगर शिक्षा का स्तर सुधारना है, हायर एजुकेशन, जैसे लोअर एजुकेशन में तो बहुत सुधार हुए कि स्कूल्स में 6 से 14 साल के बच्चों की वहीं से स्कूल से ही मिड डे मील भी मिलेगा उनको, उनकी बुक्स फ्री होगी, उनको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, बहुत सारी सुविधाएं दी गई। तो वैसे ही हायर एजुकेशन में भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा, और रिसर्च के लिए पहले बाहर जाते थे वो ना हो, भारत में ही रिसर्च के लिए एक अच्छा बजट हो, तो स्टूडेंट्स उस और अट्रैक्ट होंगे, तो इससे हमारी स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा तो भारत की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, यानी ज्ञान पे आधारित इकोनॉमी बने, वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन को बढ़ाया जाए। तो ये जो शर्मा कमेटी है ना, ये साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को राष्ट्रीय विकास से जोड़ रही है, यानी राष्ट्र के विकास में साइंस का और टेक्निकल एजुकेशन का जो योगदान है वो होना चाहिए। अब आएंगे अनिल काकोडकर कमेटी पे, ये 2010 और 11 की बात है। तो डॉक्टर अनिल काकोडकर, और ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, ठीक है, याद रहेगा, परमाणु वैज्ञानिक थे ये। अब इनका फोकस क्या था? यही बात है कि रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब भारत में भी परमाणु इनके क्षेत्र में, न्यूक्लियर क्षेत्र में विकास जब हुआ तो ये बात आई। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब PM बने थे ना, तब पहला परमाणु विस्फोट भारत ने पोखरण जोधपुर में किया था। तो ये अराउंड बात होगी 97 के अराउंड की बात है। तो उसके बाद से थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ी है भारत में कि मीन्स हम अपने रक्षा बजट पे कुछ ज्यादा पैसा लगाएं, हम अपनी शिक्षा पे ज्यादा पैसा लगाएं, रिसर्च पे लगाएं। तो हम बाहर से साइंटिस्ट नहीं बुलाएंगे, हमारे यहाँ इतना टैलेंट है तो हम क्यों नहीं अपने ही टैलेंट को तराशें और वो देश के काम आए। अब पहले ब्रेन ड्रेन बहुत होता था। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि भारत के पढ़े लिखे युवा का विदेश जाके सेटल हो जाते थे क्योंकि उनको यहाँ अच्छा पैकेज नहीं मिलता था। अब जिसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, पैसा लगाया, उसको वापस उतना मनी एंड फेम चाहिए, तो उन्हें बहुत इजी लगता था कि हम विदेश चले जाएं। तो ये ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी भी अच्छी की, कुछ जॉब्स वगैरह में पैकेज भी हाई किए ताकि हमारा टैलेंट विदेशों में ना जाए, भारत का टैलेंट भारत में ही रहे।
तो इस तरह से बजट को बढ़ाया जाए, रिसर्च कल्चर बढ़ाया जाए, इनोवेशन और इंडाइगनियस टेक्नोलॉजी की बात हुई। अब इसकी सिफारिशें क्या थी? देखिए वही बात है कि उच्च शिक्षण संस्थान में एक अच्छा बजट होना चाहिए और 2% हिस्सा केवल रिसर्च के लिए होना चाहिए। तो टीचिंग के साथ साथ रिसर्च को भी कंपलसरी बनाया गया। तो ये समिति क्या कर रही है? शिक्षा को टीचिंग से आगे बढ़ा के रिसर्च और इनोवेशन की ओर ले जा रही है। अब नैप आ गया, इंपॉर्टेंट है 2020, इसमें से डेफिनेटली आपके 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसको बहुत अच्छे से कर लेना, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो नैप क्या है? भारत की तीसरी, बहुत ध्यान से पढ़ना, तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 कौन सी है वो आप नोट्स देख के कल मुझे रिप्लाई करेंगे। फिर पहली 1960, यहीं पे ही दे दिया, देखिए मैंने 1968 ऐसे याद कर लेना, 68 इधर है और फिर 86 कर दिया है। कितना इजी मेथड है लर्न करने का। तो 1968 में पहली आई थी, 1986 में दूसरी आई थी और 2020 में तीसरी आई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन। क्या नाम है? के कस्तूरी रंगन नाम था, वो इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के। अब जो उद्देश्य इसका क्या है? शिक्षा को समावेशी, लचीला और समग्र बनाना। ठीक है, वही बात है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हॉलिस्टिक वेलनेस होनी चाहिए, और जो हम सीख रहे हैं उसको हम अप्लाई करके अर्न भी कर सकें, ये होना चाहिए। फिर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में सुधार भी होना चाहिए। अब मंत्रालय में परिवर्तन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। अब ये बदलाव क्या दिखा रहा है? शिक्षा अब केवल रिसोर्स नहीं है, मानव विकास का मूल आधार है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले चलता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब ये माना गया कि अब रिसोर्सेज नहीं, मीन्स पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए एजुकेशन पे। अब नैप 2020 की विशेषता देख लीजिए। शिक्षा का समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण। ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए? कौशल, मूल्य और चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए। ग्लोबल गोल्स की बात की गई। ग्लोबल मतलब अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक लेवल पे जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करें। तो 2030 तक भारत को इस लेवल पे ले आना है, भारतीय शिक्षा को बहुत अच्छा बनाना है। ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है भारत को। पहले हम विश्व गुरु थे ना, अब वापस से वो लक्ष्य रखा गया है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो पूरे विश्व स्तर पे मोस्ट इंटेलिजेंट हो, सुपर पावर बने। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, इस बातों पे जोर हुआ। अब स्कूल एजुकेशन के मेन पॉइंट्स देख लीजिए। पहले क्या होता था? अपना क्या सिस्टम होता था? 10th क्लास, फिर +2, फिर 3 इयर्स का ग्रेजुएशन। अब क्या हो गया? 5 इयर्स, 3 इयर्स, 3+4। अब ये नई संरचना है, नीचे इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब क्या कहा गया है? कक्षा 5 तक बच्चे को किस में पढ़ाओ? या तो भारत की जो हिंदी भाषा मातृभाषा है वो पढ़ाओ, या रीजनल लैंग्वेज, गुजराती बच्चा गुजराती पढ़ेगा, मराठी बच्चा मराठी पढ़ेगा। तो 5th क्लास तक कोई जोर नहीं देना है कि इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। फिर 6th क्लास से बच्चे को क्या मिलेगी? वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप मिलेगी। मतलब उसको टूल्स की समझ होनी चाहिए। आप लोग कभी अगर शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, तो अच्छी रील्स अगर आप देखते हो तो ऐसी देखने को मिलेगी कि भारत में जहाँ स्कूल्स में बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं अजीब अजीब सी, वहाँ अगर जापान और चाइना की बात करें तो वहाँ बच्चों को या तो ओलंपिक में मेडल्स कैसे लाने, इसके लिए स्पोर्ट्स की पूरी तैयारी, जिम्नास्ट बनाना बच्चों को। ये समझ लीजिए 3-4 साल, 6 साल लास्ट है, 6 साल की एज से बच्चे की इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि 16-18 की एज में वो बच्चा एक मेडल लाने जितना कैपेबल हो जाता है। बाकी क्या शिक्षा दी जाती है? वहाँ वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। बच्चे को लकड़ी का काम सिखाना, बच्चे को बार्बर का, कटिंग का काम सिखाना। अब आज हमारे यहाँ क्या हुआ, अगर कोई ग्रेजुएशन कर लेता है ना, सिंपल बीए भी कर लेता है, बीकॉम कर लेता है, बीएससी, अपने आप को वो इतना बॉस समझने लगता है, जॉबलेस घूमना
मंजूर है हमारे युवाओं को, लेकिन वो अपना पेशेवर काम नहीं करेंगे। फादर अगर बार्बर है, बढ़ई है, कारपेंटर है, बच्चे से कहा जाए फादर वाला काम अपना लो, बिल्कुल नहीं। शर्म आती है बच्चों को ये काम करते हुए। वो क्या करेंगे, वो बेरोजगार घूमते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते 10 साल निकाल देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा अपना परंपरागत काम नहीं लेंगे, कोई हाथ का हुनर नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनको शर्म आती है डिग्री लेने के बाद काम करते। तो ये एक ड्रॉबैक है इस मॉडर्न एजुकेशन का। उसको ठीक करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम इजी बनेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, यानी उसमें रटने पे जोर नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो ऐसा सिलेबस बनेगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पे विशेष मिशन है, ध्यान दिया गया है। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप है, जो व्यक्ति, जो ग्रुप, समूह सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, उन पे फोकस किया जाएगा। अब देखेंगे टीचर और असेसमेंट रिफॉर्म्स। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड अनिवार्य कर दी है, यानी बीएड अब 1 ईयर की हो जाएगी। बीच में आपको याद है ना 2 इयर्स की हो गई थी, लगभग 10 साल 12 साल तक की स्कीम चली। ये जो 1 साल की बीएड थी वो 2 इयर्स की हो गई थी। अब वापस से देखिए बीएड 1 ईयर की हो गई है, तो 3 साल अगर ग्रेजुएशन के माने तो इंटीग्रेटेड बीएड 4 इयर्स की रख ली है। ट्रांसपेरेंट टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर्स की जो भर्ती होगी, रिक्रूटमेंट होगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, कोई रिश्वत लेना देना, सिफारिश के आधार पे चीजें नहीं होगी। उनको मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलेगा। 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स होने चाहिए। मतलब टीचर्स के लिए भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम और इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी कि प्रॉपर एक सही टीचर्स बच्चों को मिले। अब हायर एजुकेशन से जुड़े हुए संकेत, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब शिक्षा कई डायमेंशंस में होगी, अलग अलग डिसिप्लिन्स में होगी। फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा उसमें, यानी किसी ने अगर एमए प्रीवियस किया और किसी कारणवश वो 1-2 साल का ब्रेक ले रहे हैं, तो उसका प्रीवियस बेकार नहीं जाएगा। पहले ऐसे होता था, गैप होते ही आपका प्रीवियस कैंसिल हो जाता था, आपको नए सिरे से तैयारी करनी होती थी। तो अब वो चीजें नहीं है। रिसर्च और इनोवेशन पे जोर है। अब जैसे पहले पीएचडी करना कंपलसरी था अगर आपको कॉलेज में जॉब चाहिए, अब अगर आप 4-5 रिसर्च पेपर लिख लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा ही करें। ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा, यानी बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे हम कोलैब कर सके, इस बात को बढ़ावा दिया गया। अब ये कंपैरेटिव चार्ट आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले क्या था, शिक्षा नीति क्या थी और अभी क्या है। तो इसमें देखेंगे प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले एकेडमिक स्ट्रक्चर ये था कि 16 से 18 तक आपका स्कूल एजुकेशन हुआ। क्या था, 10th करने के बाद आपको 12th करनी है। तो सपोज किसी बच्चे ने 16 साल की एज में 10th क्लास की, तो 18 तक उसका स्कूल एजुकेशन पूरा हो जाता था, ठीक है। और 6 से 16 तक ये जो 10 इयर्स है उसको 10th क्लास करनी होती थी। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे आप। यहाँ से शुरू करेंगे फाउंडेशनल, ये नीचे दिख रहा है ना, नीचे से ऊपर बढ़ना है आपको। यहाँ पे भी नीचे से ऊपर बढ़ना है। जैसे इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो ये मान लो यूकेजी, एलकेजी, प्रेप वगैरह जो होते हैं ना वो यहाँ पे है। फिर 6 से 16 साल की एज में 1st से लेके 10th तक बच्चा पढ़ेगा और फिर 2 साल वो 11th और 12th करेगा। अब नई शिक्षा नीति में फाउंडेशनल देखेंगे। पहले सबसे पहले जहाँ 3 साल की बात है ना, वहां पे बाल वाटिका नाम दे दिया। प्री स्कूल जो करेंगे ना, आंगनबाड़ी, वो बाल वाटिका नाम। 3 साल का बच्चा स्कूल गया, 6 साल तक उसने जो पढ़ा वो बाल वाटिका है, मतलब केवल उठना बैठना सीखना। और फिर उसके बाद 2 साल उसको किस में लगेंगे, 1st और 2nd क्लास में। तो ये एज है 6 से 8 तक, 8 साल तक उसने 1st और 2nd क्लास की। फिर प्रिपरेटरी में आए हैं तो 3rd क्लास से 5th क्लास तक
और एज क्राइटेरिया क्या रखा है, 8 साल से 11 साल तक का, ठीक है, 8 से 11 साल तक। अब फिर से +3, अब पिछला तो देखो कैसे था, 10+2 प्लस आगे 3 साल ग्रेजुएशन के। अब यहाँ कैसे शुरू करोगे, 3+2+3+3 और +4। तो ये जब 12th क्लास कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो ही एज है 18 तक, लेकिन इसको डिवाइड कैसे कर दिया बस वो देखना है आपको। तो ये बाल वाटिका हो गई 3 साल की, फिर फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 साल का, फिर थर्ड क्लास से 5th तक ये 8 से 11 की एज तक, 11 से 14 फिर अगला फेज ये मिडिल लेवल पे ले लो, ठीक है, प्रिपरेटरी लेके फिर मिडिल ले लिया और फिर ये सेकेंडरी ले लिया, लेकिन यहाँ 12th तक की बात हो रही है, हायर सेकेंडरी तक की बात हो रही है। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाए कि ये पहले वाला था और अब जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है ये उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट है। चलिए अभी देख लीजिए, इससे और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। तो पुराना जो पुरानी संरचना है ना, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें ये देखेंगे स्कूल एजुकेशन 10 इयर्स की है, सेकेंडरी यानी 11 12 2 साल का है, तो 10+2 करके 12 साल लगते हैं। अब नई संरचना इसमें क्या है, देखिए पहले फाउंडेशनल हो गया, 5 साल की एज तक बच्चा क्या कर रहा है, फाउंडेशनल पढ़ रहा है, बाल वाटिका में पढ़ रहा है। उसके बाद वो फर्स्ट में आया 6 साल की एज में, फिर 7 ईयर्स तक उसने 2 ईयर्स में अपना फाउंडेशनल किया, फिर प्रिपरेटरी 8 से 11 साल तक। तो पहले ये केवल खेल और गतिविधि होगी, यहाँ पे बच्चा खेल खेल में लर्निंग करेगा अपनी, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। उसके बाद प्रिपरेटरी आया तो खोज और अनुभव पे आधारित होगा, फिर मिडिल लेवल पे 3 साल की शिक्षा 11 से 14 तक विषय पे आधारित जो सीखेगा सेकेंडरी लेवल, फिर 4 इयर्स का है ये पूरा। तो देखिए है वही 18 इयर्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पहले हम इंटीग्रेट करके नहीं ले पाते थे, अब स्टूडेंट अपनी चॉइस से जो चाहे सब्जेक्ट्स ले सकता है, उसको बहुत फैसिलिटी मिलेगी इस फील्ड में। तो ये हमारा हुआ नैप 2020। अब इसी को अगर हम और एक्सटेंड करें कि अब आगे हमारे सिलेबस में क्या बचा है, तो वो अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। पीडीएफ आपको मिल गया था PYQs वाला, वो देखा होगा सभी ने, आगे वाले सॉल्व कर लिए थे हमने सैटरडे को जितने किए ना, उससे आगे वाले आपको आगे अब सेल्फ कर लेने हैं। नहीं आए तो आप पूछेंगे, अदरवाइज एक दिन हम वापस से एक लास्ट में जो PYQ सेशन लेंगे ना, उसमें मैं सॉल्व करवा दूंगी। अब आप लेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली, ठीक है, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है। देखिए इससे प्रोफेशनली भी स्टूडेंट सक्सेसफुल हो, टेक्निकल एजुकेशन भी मिले उसे, और स्किल बेस्ड यानी उसमें इतनी योग्यता आए कि वो अपनी अर्निंग खुद कर सके, यानी जिसे कहते हैं ना पढ़े लिखे बेरोजगार ना घूमे, इतनी उसमें स्किल आ जाए कि वो अपनी हुड खुद कैप्चर कर सके। ये कैपेबिलिटी लाना मेन इसमें उद्देश्य है। अब देखेंगे इसमें हायर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। तो उच्च शिक्षा का लक्ष्य है नॉलेज भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार भी होना चाहिए। अब एजुकेशन केवल डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और प्रैक्टिकल स्किल्स पे आधारित है। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन देखेंगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में होंगे, विद्यार्थी अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 1 साल का अगर कोई कोर्स करते हैं हम तो सर्टिफिकेट होता है ना, ये पता ही है आपको, 1 ईयर का सर्टिफिकेशन, 2 इयर्स का एडवांस्ड डिप्लोमा, 3 इयर्स की बैचलर डिग्री होती है, और किसी ने 4 इयर्स किया है तो बैचलर विद रिसर्च यानी रिसर्च भी किया है, बैचलर डिग्री भी है। तो इसमें ड्रॉप आउट का डर कम होता है, ठीक है, ड्रॉप आउट यानी बीच में छोड़ देना, ये डर नहीं होगा, स्किल बेस्ड लर्निंग होगी। अब इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें तो अब एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, अब पढ़ाई में बिल्कुल भी सिंगल सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रखा जाएगा। प्रोफेशनल, टेक्निकल, योगा, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, IT, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ेंगे जिसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। जैसे कोई बच्चा
मैथ्स में तो बहुत अच्छा है बट उसको लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पता। किसी की साइकोलॉजी अच्छी है लेकिन वो साइंस के बारे में कुछ नहीं जानता। अब ऐसा नहीं होगा, सारी शिक्षा एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहेगी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास हो स्टूडेंट्स का। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये एबीसी, ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में क्या है? डिजिटल क्रेडिट सिस्टम है, विद्यार्थी अपने क्रेडिट जमा कर सकता है, कोर्स बदलने या गैप लेने पे क्रेडिट सुरक्षित रहते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं इसको डिटेल में बता दूंगी। अदरवाइज आपको याद होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुए हमने पढ़ा था ये। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रखा फुल फॉर्म्स लर्न करनी है। ये इस पे भी PYQ बन जाता है, ठीक है, तो इसको प्रॉपरली कर लेना। तो ये भारत की फ्यूचर सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी। अभी मैंने कहा ना पहले भी, एक अम्ब्रेला के नीचे सारे इंस्टीट्यूशंस को लेके आना है, ये उद्देश्य है। तो ये फ्यूचर सिंगल अम्ब्रेला बॉडी की बात हो रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी क्वालिटी, रेगुलेशन और फंडिंग को स्ट्रीमलाइन करेगी। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होगा और अकाउंटेबिलिटी पे जोर दिया जाएगा। अब इसके 4 वर्टिकल्स है, वो देखिए। NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये है इसकी फुल फॉर्म। हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है, एकेडमिक स्टैंडर्ड तय करती है और इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग ये करती है। फिर नेक की फुल फॉर्म देखिए, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये एजुकेशन क्वालिटी चेकर है, गवर्नेंस, लर्निंग आउटकम, एम्प्लॉयबिलिटी और रिसर्च आउटपुट देखता है। NHFEC, नेशनल हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल की बात करें तो ये परफॉर्मेंस के आधार पे फंडिंग एलोकेट करता है। तो नेशनल प्रायोरिटीज के अनुसार इंस्टीट्यूशन को फिनेंशियल सपोर्ट देता है। NIHEM क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन मैनेजमेंट, ये फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और उनकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। पॉलिसी सपोर्ट और लीडरशिप डेवलपमेंट में ये मदद करता है। तो ये 4 फेज याद रखेंगे, 4 वर्टिकल्स, इनको प्रॉपरली आज नोट्स बना लेना, इनकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना। ये आपके ऐसे भी PYQ बन सकता है कि HECI के 4 वर्टिकल्स कौन से हैं, इसमें से 3 सही नाम दे देंगे, एक नाम गलत दे देंगे। NIHEM की जगह NIMEH दे देंगे। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। 3 ऑप्शन सही है तो गलत ऑप्शन पे आपको पता लगा लेना है। फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम, अब कॉलेजेस को धीरे धीरे ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आज ये काफी पढ़ लिया और ये मेन चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HECI के जो 4 वर्टिकल्स है ना, आप इनको अच्छे से नोट्स बना के आएंगे कल क्लास में। और जो PDF आज मैंने भेजा उसके क्वेश्चंस को प्रॉपरली PYQs को सॉल्व करके आएंगे कल, फिर हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक पढ़े हुए का आप अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे। अभी हम शांति पाठ के लिए बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. Hari Om.